किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों तथा मंडी भाव के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दुनिया भर में भारत तलाशेगा गेहूं का निर्यात बाजार। 15-16 मई को अंडमान में दस्तक देगा मानसून। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक नया कदम। अब समाचार विस्तार से। गेहूं का निर्यात बाजार तलाशने के लिए भारत शीघ्र ही अपना व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर के संभावित देशों में भेजेगा। एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों में गेहूं का बड़ा बाजार है, जहां निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसके पहले चरण में भारत का व्यापारिक दल मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की, अल्जीरिया और लेबनान का दौरा करेगा। विश्व अनाज बाजार में गेहूं की निकली मांग को देखते हुए भारत ने चालू फसल वर्ष 2022-23 में कुल 1 करोड़ टन गेहूं निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें वाणिज्य, शिपिंग, रेलवे और कृषि उत्पादों के निर्यातकों को शामिल किया गया है। ये दल उन गेहूं आयातक देशों का दौरा करेगा जो रूस व यूक्रेन से आयात करते थे। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में हरियाणा के करनाल में जहां के किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के साथ बैठक की, जिसमें निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धी होने के लिए कृषि उपज की गुणवत्ता पर जोर दिया। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15-16 मई को पहली मौसमी बारिश होने की उम्मीद है। सामान्य रूप से मानसून 19-20 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। इस बार समय से 4 दिन पहले 26 मई को मानसून के केरल पहुंचने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक विस्तारित पूर्वानुमानों में लगातार मानसून के समय से पहले केरल में दस्तक देने और उत्तर की तरफ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इससे देश के अधिकतर हिस्सों में लोगों को राहत मिलेगी, जो पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से भीषण गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। 14 से 16 मई के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 15 और 16 मई को दक्षिण अंडमान सागर में हवा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा के तहत प्रदेश में 150 हाईटेक नर्सरी की स्थापना का कार्य 100 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से शुरू कर दिया जाए। हर जिले में फलों व चयनित सब्जियों को उगाने के लिए 2 नर्सरी तैयार की जाए। एक नर्सरी की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए होगी, जिसमें करीब 15 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे। हाईटेक नर्सरी का निर्माण उद्यान विभाग की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप इजरायली तकनीक के अनुसार किया जाएगा, जिनका रख रखाव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्लस्टर लेबल फेडरेशन के माध्यम से होगा। योजना की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों व आसपास के क्षेत्रों में मांग के अनुसार फल जैसे अनार, कटहल, नींबू, आम, अमरूद आदि फल व सब्जियों की पौध तैयार की जाएगी। किसान भाइयों बहनों, अब आइए जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं अलीगढ़ में 2150 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 2160 रुपए, कन्नौज में 2100 रुपए, मथुरा में 2210 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चावल अलीगढ़ की मंडी में 2760 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 2500 रुपए, कन्नौज में 2420 रुपए, मथुरा में 2800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। सरसों अलीगढ़ की मंडी में 6450 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 6650 रुपए, कन्नौज में 6800 रुपए और मथुरा में 6760 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। आलू अलीगढ़ की मंडी में 1100 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 1150 रुपए, कन्नौज में 950 रुपए, मथुरा में 1100 रुपए के भाव से बिका। प्याज अलीगढ़ की मंडी में 1400 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 1000 रुपए, कन्नौज में 1150 रुपए, मथुरा में 1360 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। सेब का भाव अलीगढ़ की मंडी में 8100 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 9400 रुपए, कन्नौज में 8800 रुपए और मथुरा की मंडी में 5350 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। केले का भाव अलीगढ़ की मंडी में 2350 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 2500 रुपए, कन्नौज में 2600 रुपए और मथुरा की मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका।
तो किसान भाइयों बहनों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम के ताजा अंक के साथ। तब तक आप जानकारी लें आम के बागों में सिंचाई एवं कीट नियंत्रण के विषय पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा से हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके लिए कृषि से संबंधित वो सभी जानकारी लेकर आएं जो आपके लिए लाभदायक हों और जिनको अपनाकर आप अपनी आय को दुगना कर सकें। तो किसान भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय है वो है आम के बागों में सिंचाई और कीट नियंत्रण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा, लखनऊ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें किसान भाई बहनों को ये बताएं कि जो आम की फसल इस वक्त तैयार खड़ी हुई है, तो क्या उसे सिंचाई की आवश्यकता है? बिल्कुल हाँ, इस समय बागवान भाइयों को बिल्कुल सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए, आम के बाग में फल लग चुके हैं, फल का आकार लगभग मार्बल के बराबर हो चुका है और इस समय फल के विकास की अवस्था है। इस समय फल का विकास होगा तो उसकी साइज बढ़ेगी, यानी उसका आकार बढ़ेगा, जिससे कि उपज हमारी प्रभावित होगी, अच्छी उपज मिलेगी। और यदि हम सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो वो 2 समस्याएं हमारे पास आएंगी। एक तो फल का विकास कम होगा ही, दूसरे फल को गिरने की समस्या आ जाएगी। इस समय फल गिरते भी बहुत हैं क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है। मौसम में देखेंगे आप, नमी कम है, तापमान अधिक है,
तो इस समय अगर सिंचाई की व्यवस्था हम सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फल को गिरने की समस्या ज़्यादा होगी और उसका साइज पूरा नहीं होगा, तो उससे हमारे उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस समय बागवान भाई सिंचाई के लिए तैयार हो जाओ, सिंचाई की व्यवस्था शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, किसान भाई बहनों को कौन सी विधि अपनानी चाहिए ताकि कम से कम पानी का जो होता है खर्च आए और जो हमारा पानी है वो वेस्टेज ना हो? बिल्कुल, देखिए ज़्यादातर बागवान भाई पहले पलेवा यानी पानी एक तरफ से लगा दिया, पूरे बाग में बाग भर रहा है। तो इस विधि से आप देखेंगे तो पानी का बहुत नुकसान होता था और पानी आपको ज़्यादातर हवा में तापमान अधिक है तो सब पानी उड़ जाता है, सभी पानी पौधों को मिलता नहीं है। तो इसलिए इस समय वर्तमान में आप पौधों को पानी दीजिए, लेकिन नई विकसित तकनीक जो हैं उससे पानी की सिंचाई करिए। जैसे यदि आपके पास ड्रिप इरिगेशन जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हैं, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब सिंचाई की व्यवस्था अगर आपके पास है तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आम के बागों में आप थाला बनाइए और उन थालों को एक दूसरे से नाली से जोड़ दीजिए और जो मुख्य नाली है, पानी जहाँ से आपका आ रहा है, मुख्य स्रोत है, उससे उनमें जो थालों को सबको जोड़ दीजिए। तो पानी आपको एक पौधे से दूसरे पौधे में पानी पहुँच जाएगा और उसमें पानी जो थालों के अतिरिक्त जो जगह है उसमें पानी नहीं बहेगा। तो उसमें अगर पानी नहीं जाएगा तो आपको पानी का नुकसान कम से कम होगा। और दूसरी चीज़ है कि खरपतवार जो नियंत्रण है, जो घास फूस बहुत सारे हो जाते हैं बाग में, उससे भी हमको बचत होगी। जब पानी नहीं रहेगा तो घास बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, आपके थाले में केवल सफाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो उससे आपको पानी की बचत होगी। दूसरी विधि जो हम बता रहे थे ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो आप देखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी सिंचाई प्रणाली है जिसमें कि आप 3-4 ड्रिपर चारों डायरेक्शन में तने के पास, क्योंकि आपको सिंचाई की जो आवश्यकता पड़ती है, जो इसकी मुख्य रूप से सूक्ष्म जड़ें हैं तो जो कि पानी शोषण करती हैं, वो मुख्य पौधे से मुख्य तने से आपको 1.5 से 2 मीटर दूरी तक होना चाहिए। तो ये 1.5 से 2 मीटर तक पानी पहुंच जाए, इसके लिए चारों दिशा में आपको 1-1 मीटर बड़ा आपको सब लेटरल जो लाइन होती है ड्रिपर्स की, वो होनी चाहिए, जिससे कि हमेशा नमी जो है थालों में बनी रहे। और चूँकि ये सिंचाई आपको पूरे थाले में पूरे पौधे के चारों तरफ होनी आवश्यक है, तो स्प्रिंकलर भी लगा सकते हैं। यदि स्प्रिंकलर 2 लगा देंगे, छोटे छोटे स्प्रिंकलर आजकल आते हैं कि 2 फीट ऊंचाई वाले, और उनको जो है आप दोनों तरफ 2 दिशा में लगा देंगे तो वो स्प्रिंकलर पूरे कनापी को आपको बिल्कुल नमी बनाए रखेगा और उससे आपका फल का आकार अच्छा होगा और करीब करीब 40% आप पानी बचा सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में जो हमारे पास मुख्य समस्या आने वाली है वो है पानी की। सिंचाई को हमको तो करना आवश्यक है क्योंकि हमको उपज अच्छी लेनी, लेकिन पानी का नुकसान भी नहीं होने देना है, क्योंकि पानी का स्तर जो है ज़मीन में 1.5 से 2 मीटर हर साल नीचे चला जा रहा है और बारिश भी कम हो रही है। तो इसलिए आपको जो है ये सुनिश्चित करना है कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हम आपको ले सकें। उसके लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फरो इरिगेशन, मतलब नाली में सिंचाई करना, ये सब विधि को अपनाते हुए और पानी को बचाना है हमको। जी डॉक्टर साहब, इस समय को देखते हुए कि अतः नमी है मौसम में, तो हमें कब तक के सिंचाई करनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, इस समय फल की चूँकि बढ़वार चल रही है और आने वाले 1 महीने में आपको मई के अंतिम सप्ताह से इसकी आपको मैच्योरिटी माने इसकी परिपक्वता का समय आने लगता है, तो कम से कम आपको 25 मई तक आपको नमी जरूर बनी रहनी चाहिए, 25 से 30 मई तक। और वो नमी बनी रहने के लिए आपको 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके बाद आपको अगर सिंचाई करते हैं तो 2-3 सिंचाई, स्प्रिंकलर अगर ड्रिप लगा हुआ है तो लगातार आपको चलता रहेगा 25-30 मई तक। उसके बाद फल आपको जून के प्रथम सप्ताह में परिपक्व हो जाता है, तो उसमें आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, इस समय मतलब जैसे सिंचाई का जो आता है करते हैं किसान भाई, तो आम के उत्पादन पे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी मात्रा में मतलब उत्पादन बढ़ जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, इस समय सिंचाई से आम के उत्पादन में बहुत बड़ा संबंध है। यदि आप सिंचाई नहीं करेंगे तो जैसा कि हम पहले अभी बता चुके हैं कि फल का साइज ही नहीं बढ़ेगा। जब साइज नहीं बढ़ेगा तो लगभग उपज आधी हो जाएगी, क्योंकि आधे साइज का रहेगा।
जो फल आपको 250 ग्राम 300 ग्राम तक का फल होना चाहिए वो 150 ग्राम तक ही रह जाएगा। तो आप समझिए लगभग आधे उपज हो जाएगी आपकी। जो 14 से 15 टन पर हेक्टेयर यील्ड आनी चाहिए वो 7-8 टन में ही सिमट जाएगी। तो इससे बागवान भाइयों को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान होगा और इससे जो है आपको आर्थिक क्षति होगी और फल भी आपको गुणवत्ता में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि साइज अच्छा नहीं होगा तो गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो अच्छी साइज के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए आपको सिंचाई इस समय बहुत ही आवश्यक है, करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इस समय जो है जो फसल हमारी तैयार हो रही है तो उसमें किस प्रकार की बीमारियां या कीट की समस्या हो सकती है, इसके बारे में हमें किसान भाइयों को बताएं। वैसे तो इस समय पिछले 2-3 सालों से बाग में बहुत समस्याएं आ जाती थी, क्योंकि मौसम में नमी बढ़ जाती थी, 1-2 बारिश हो जाती थी। लेकिन इस साल मौसम ने बागवान भाइयों का साथ दिया है और बड़ा अच्छा है। तापमान में सीधा बढ़त चल रही है, तापमान बढ़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। इससे आपको कम से कम एक जो मुख्य रूप से बहुत ही डेंजरस है, जिसको कहते हैं बहुत ही हानिकारक एक कीट था थ्रिप्स, उसकी समस्या कम से कम है बागों में। पिछले 2 सालों से थ्रिप्स की वजह से बहुत नुकसान हुआ। फल पे धब्बे पड़ जाते थे, उपज कम हो जाती थी, फल काफ़ी गिर जाते थे। तो उस कीट की समस्या कम से कम है इस समय, इस साल, इस वर्ष। तो हमारे पास इस समय ज़्यादा बीमारी की समस्या तो नहीं इस समय कोई आएगी। बस कीट की समस्या ये है कि कुछ बागों में आप देखेंगे तो आम का भुनगा कीट जो होता है, मैंगो हॉपर, वो कीट होने की संभावना है, वो हो सकता है। क्योंकि पहले आप एक आध कीटनाशक दवा हर बागवान भाई कर चुके होंगे, और यदि अब इस समय भी कीट की समस्या आपको दिखाई दे रही है तो थायोमेथोक्साम या क्विनालफास कोई भी दवा, एक कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। क्विनालफास करते हैं तो 1.5 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से आप इस दवा का एक छिड़काव कर दीजिए। तो इससे जो है आपको भुनगे की समस्या नहीं रहेगी और फल जो है आपका सुरक्षित रहेगा जो कीट की समस्याओं से। जी डॉक्टर साहब, कीट की समस्या पे बात हो रही है, तो क्या इस समय सर जाले वाले जो कीट होते हैं क्या वो भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हमारे किसान भाइयों को इससे बचाव के लिए क्या आता है उचित कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, इस समय जाले वाले कीट विकसित हो रहे हैं और ज़्यादातर इसी समय विकसित होते हैं। तो अभी हमारे पास समय है, जो क्विनालफास दवा का छिड़काव हमने बताया है उसको अगर 2 मिलीलीटर पर, जाले वाला कीट है तो 2 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से दवा का छिड़काव उसको करें। और वो जाले के कीट के लिए सीधा जाले पर छिड़काव करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। सबसे पहले तो लोहे के पंजे बने होते हैं, उससे जाले को खींचिए और खींच करके ज़मीन पर गिराइए, और उन जालों को, उसमें कीट होते हैं, कीड़े होते हैं बड़े बड़े, और उन कीड़ों को एक जगह पर जाले को जला दीजिए इकट्ठा करके। और उसके बाद अगर आप छिड़काव करेंगे तो जो बचे हुए कीट पौधों में, पेड़ में, बड़े वृक्ष में पड़े लगे हुए हैं, वो सब मर जाएंगे। हालांकि दूसरी दवा इसके लिए बहुत ही कारगारी दवा है, लैम्डासाइलोथिन। लैम्डासाइलोथिन की दवा का छिड़काव इस समय इसलिए हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि फल हमारा विकसित हो रहा है, 20 दिन में लगभग तैयार हो जाएगा। तो अगर इस समय क्विनालफास से ही जितना नियंत्रण हो जा रहा है, अच्छी बात है, उसको नियंत्रण कर लीजिए। और यदि इसके बाद भी बहुत ज़्यादा जाले का कीट है तब लैम्डासाइलोथिन का आप छिड़काव कर सकते हैं 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर हिसाब से। और अन्यथा लैम्डासाइलोथिन जब फल तोड़ते हैं हम, तुड़ाई जो चाहे 5 जून हो चाहे 10 जून हो, उसके बाद तुरंत बाद जाले का कीट को, अगर आपके बाग में कीट ज़्यादा जाले वाले बन गए हैं तो अगली फसल को बहुत नुकसान करते हैं। क्योंकि ये जाले वाले कीट करते क्या हैं कि जो आपकी नई पत्तियां निकल रही होती हैं, जो नई पत्तियां निकलेंगी वो टहनियाँ अगले वर्ष आपको फल देने के लिए तैयार हो जाती हैं। और यदि उन टहनियों को कोई कीट खा जाएगा, उन पत्तियों को खा जाएगा, तो आपकी अगले आने वाली फसल जो है वो प्रभावित होगी। तो अच्छा आपको फिर बौर नहीं आएगा, फल नहीं आएगा, तो उससे उपज बाग की नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए आपको जैसे फल की तुड़ाई हम कर लेते हैं उसकी तुरंत बाद उस लैम्डासाइलोथिन का एक छिड़काव आप 2 मिलीलीटर 1 लीटर के हिसाब से, पानी के हिसाब से कर देंगे तो वो अच्छा रहेगा। और लेकिन छिड़काव से पहले जाले को खींच करके नीचे ज़मीन पे गिराना आवश्यक है, जिससे कि दवा अंदर तक पहुंच सके। जी
डॉक्टर साहब, इस समय कीटनाशक का प्रयोग करने से क्या फल की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का दुष्ट प्रभाव पड़ेगा, और ये मानव शरीर के लिए कितना जो है नुकसानदेह, क्योंकि मानव जो कंज्यूम करेंगे फल उनके लिए कितना नुकसानदेह है ये? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हर बागवान भाई को समझना चाहिए कि हम अपना जो उत्पाद आम का ले रहे हैं उसको हम पब्लिक को या जनता को खाने के लिए बाज़ार में उपलब्ध कराएंगे, तो वो जो है हमारा कीटनाशक दवाइयों का ऐसा न रहे कि उसका रेजिडुअल इफेक्ट, उसका कुछ अंश जो है फल में रह जाए जो कि नुकसानदायक हो। तो अभी तो समय है, जो हम दवाइयाँ बता रहे हैं, क्विनाल्फास है या थाइमेथोक्साम, ये जो दवाइयाँ बता रहे हैं, ये सब दवाइयाँ ऐसी हैं, सेफ दवाइयाँ हैं। इनका असर 10 दिन तक रहता है और उसके बाद ये जो है आपको निष्क्रिय हो जाता है, तो फलों के गूदे में इसका असर नहीं रहता है। लैम्डासाइलोथिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी छिड़काव नहीं करना चाहिए, इसका असर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 15 दिन से 20 दिन तक रहता है। तो लैम्डासाइलोथिन छिड़काव इसीलिए हम फल तोड़ने के बाद बताते हैं करने के लिए। और अभी जो छिड़काव करते हैं दवाइयों का, जो हमने अभी बताया है, इनका प्रभाव आपको फल के गूदे में तोड़ते वक्त तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप फल की तोड़ाई जो करेंगे आप जून के प्रथम सप्ताह में करेंगे, तो उस समय तक इसका असर अब नहीं रहेगा, तो वो फल हमारा सुरक्षित रहेगा। तो इसी तरह से जो कीटनाशक दवाइयाँ जब भी चयन करें बागवान भाई, तो इस बात का ध्यान रखें कि जिसका प्रभाव 15 दिन से ज़्यादा अब न हो। अगर 15 से ज़्यादा उसका दवाइयों का अवशेष गूदे में रह जाएगा तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, और ऐसा कदम हमको नहीं उठाना चाहिए। साथ ही हमें किसान भाइयों को ये भी बताएं कि फल तोड़ने के बाद उसका भंडारण और पैकिंग में क्या विशेष सावधानी बरतें, ताकि जो हम इंपोर्ट करते हैं या बाहर, तो वो सही सुरक्षित जो है उस जगह पर पहुंचे, खराब ना हो। इस समय जब बागवान भाई हमारे फल की तुड़ाई करते हैं तो बहुत सारे आप देखेंगे जो फल मंडी है उसमें कोई ट्राली में भर करके लूज, माने सीधे आम को ट्राली में भरा और मंडी पहुंचा दिया। कुछ लोग आम की टोकरियों में खूब सारे लोड किया, एक दूसरे के ऊपर टोकरियां इतनी ज़्यादा रख देंगे उसके ऊपर खुद भी बैठ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि आम जो है घायल हो जाता है। ऐसे तुड़ाई करेंगे, ऐसे स्टोर तक पहुंचाएंगे तो आम घायल हो जाएगा, मतलब उसमें से अंदर से इन्फेक्शन आने का डर रहेगा, एंथ्रेक्नोज बीमारी जल्दी आ जाएगी, यानी सड़न जल्दी आ जाएगी, और उससे फल का जो है आपको जितना फल आप पहुंचाएंगे कंज्यूमर तक, उसमें पूरा का पूरा आपको पका हुआ नहीं मिलेगा, कुछ पोर्शन 10% 20% खराब फल हो जाएगा, तो उससे आपको नुकसान होता है जी। तो अच्छी विधि ये है कि आजकल गत्ते के बॉक्स आ गए हैं, उन गत्ते के बॉक्स में बढ़िया फल को जो है तोड़िए साफ़ सुथरा डंठल के साथ, और उसको पैकिंग करिए। और गत्ते ऐसे साइज़ के आ गए हैं, 5 किलो 10 किलो साइज़ के है, उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि उनको आप दूर की मार्केट में 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर भी भेज सकते हैं, और एक गत्ते से दूसरे गत्ते के ऊपर रखने से फल पे उस पर दबाव नहीं आता है, तो इससे फल हमारा सुरक्षित रहता है और सही तरीके से पकता है, उसका स्वाद बना रहता है, लंबे समय तक उसको संरक्षित किया जा सकता है जी। डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारियां दी हैं आप उनको अपनाएंगे और अपनी फसल को सुरक्षित रखेंगे। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।